हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। आज हम चर्चा करेंगे हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर्स के बारे में। इतिहास कला और संस्कृति का जो करंट अफेयर्स है सितंबर 2022 महीने का, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने 29 टॉपिक्स को कवर किया है, जो कि मोहनजोदाड़ो, पोनियन सेल्वन, मार्तन टेम्पल, दारा सिको, निजाम स्वॉर्ड, केदारनाथ टेम्पल से लेके बांधवगढ़ में जो एक्सकेवेशन हुआ भी एएसआई के द्वारा, उससे रिलेटेड है। इन पर्टिकुलर 29 टॉपिक्स को हमने न्यूज़पेपर्स से जो भी न्यूज़ आई है उससे रिलेटेड है, और पीआईबी में, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में जो आर्टिकल्स आए हैं उनसे रिलेटेड पर्टिकुलर सारी न्यूज़ को सितंबर 2022 महीने की, जो कि हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, उन सबको हमने इसमें कवर किया है। आइए चर्चा शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो, अभी आपको जैसे पता है, इसका कंटेक्स्ट है, पाकिस्तान में जो फ्लड आई थी, अभी जो कि बाढ़ आई थी, उसके कारण पाकिस्तान में काफ़ी नुकसान हुआ, और उसी नुकसान के तहत साथ ही नुकसान हुआ इस पर्टिकुलर साइट में, जिसकी कई सारी दीवार ढह गई, कुछ टॉम्ब्स को दिक्कत हुई, और साथ ही पूरी सिटी में अंदर पानी भर गया। ऐसे में अभी जो दिक्कत है वो है इसके वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो स्टेटस यूनेस्को के द्वारा दिया गया था 1980 में, उसको रिवोक किया जा सकता है। ये चिंता जाहिर की है कई सारे आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन ने पाकिस्तान के। हम चर्चा करते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। 3300 बीसी के आसपास इसकी स्थापना हुई थी। लगभग 5000 साल पुराना ये शहर है। 2500 बीसी में ये मैच्योर फेज में था अपने, जहाँ पर मॉडल प्लांट सिटी थी, टॉयलेट्स बने हुए थे, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था, बाथरूम थे, ग्रिड पैटर्न्स पे सड़कें बनी हुई थी। सिंध प्रोविंस पाकिस्तान, ये सिंध प्रोविंस है पाकिस्तान का, जहाँ पर ये मोहनजोदड़ो अवस्थित है, इंडस रिवर के किनारे पे। ये मोहनजोदड़ो की लोकेशन देख सकते हैं, ये इंडस रिवर है, यहीं पर इंडस रिवर के किनारे ये बसा हुआ है। यहीं पे नीचे कोट दीजी है, चनूदड़ो है, आमरी है। चनूदड़ो आमरी भी इंडस रिवर पे है, यहीं पर है अल्लादीनो नीचे, आमरी के नीचे। हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा है ऊपर रावी नदी के किनारे पे, नॉर्थ में। हड़प्पा के साउथ में मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो के साउथ में है कोटरजीरी, चनूदड़ो, और चनूदड़ो के नीचे है धोलावीरा साउथ में। धोलावीरा के साउथ में है लोथल। इसको रीडिस्कवर किया था, दोबारा खोजा था राखाल दास बनर्जी ने 1922 में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से। और यूनेस्को को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला था 1980 में। इसमें ग्रेट बाथ और ग्रेट ग्रेनरी, जिसको महान स्नानागार और नाना घर बोलते हैं, वो पाया गया था। और ये लार्जेस्ट सिटी थी, लार्जेस्ट सिटी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। साथ ही बात करें भारत की, तो भारत में लगभग 4000 के आसपास मोन्यूमेंट और साइट हैं, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की देखरेख में रखे हैं। उनमें से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला गया है 40 साइट्स को, जिसमें से 39 साइट थी अभी लेटेस्ट जिसको दिया गया था, रमप्पा टेम्पल तेलंगाना में है, और 14th 40वां जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो है धोलावीरा गुजरात में। ये धोलावीरा के लोकेशन आप देख सकते हैं। इसको 40वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया गया है भारत में। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन टॉपिक है पोन्नियन सेल्वन। पोन्नियन सेल्वन न्यूज में इसलिए था क्योंकि ये एक तमिल नोवेल है, और इस पे अभी एक मूवी बनी है मणिरत्नम के द्वारा, जिसका नाम है PS1। आप में से कई लोगों ने ये मूवी देखी भी होगी, नहीं देखी है तो देखें जरूर, अच्छी मूवी है। पोन्नियन सेल्वन का मतलब होता है सन ऑफ पोन्नी, जिसमें पोन्नी कावेरी रिवर को बोला गया है, और सन ऑफ पोन्नी के रूप में संबोधित किया गया है राजराज चोल को, राजराज फर्स्ट। और इनके अर्ली डेज के बारे में जो स्टोरी है उसी के आधारित है पोन्नियन सेल्वन, जो कि कल्कि कृष्ण मूर्ति के द्वारा लिखा गया था। ये नॉवेल कल्कि कृष्ण मूर्ति के द्वारा ये नॉवेल लिखा गया। राजराज फर्स्ट का नाम था अरुणमोजी वर्मन, और इनका कार्यकाल था 985 से 1014 एडी तक। इन्होंने काफ़ी सारे नेवल एक्सपेडिशन किए वेस्ट कोस्ट पे, वेस्ट कोस्ट को कवर किया, श्रीलंका को विजय किया, मालदीव्स को फाइनली विजय किया। और ये शैव धर्म से संबंधित थे, और उन्होंने एक राजराजेश्वर टेम्पल, जिसको बृहदेश्वर टेम्पल कहा जाता है, तंजौर में स्थापित करवाया 1010 एडी में। नेक्स्ट न्यूज है मार्तन टेम्पल से रिलेटेड। मार्तन टेम्पल जो कि कश्मीर में अवस्थित है, अनंतनाग वैली के पास में। और इसका कॉन्टेक्स्ट था, जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, उनके द्वारा यहाँ पर एक अष्टमंगलम पूजा करवाई गई थी। इसको लेके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से ऑब्जेक्शन आया था कि ये एएसआई के द्वारा देखरेख में एक मोन्यूमेंट साइट है, और इसमें इस तरह की पूजा करवाना सही नहीं है। इसको बिल्ड करवाया था मार्तन टेम्पल को कारकोटा डायनेस्टी के ललितादित्य मुक्तापीड के द्वारा, जिनका टाइम फ्रेम था 725 से 753 एडी। कारकोटा डायनेस्टी का जम्मू कश्मीर में शासन था 8th सेंचुरी में। और ये मेनली सूर्य मंदिर है, जिसमें विष्णु भगवान विष्णु की भी मूर्ति स्थापित है, जिसमें 3 चैम्बर्स बनाए गए हैं। एक है मंडप, एक है गर्भगृह, जहाँ पे मेन डेटी को स्थापित किया गया है, और एक है अंतरालय। ये गर्भगृह है, ये मंडप है, और ये अंतरालय।
ये कश्मीरी स्टाइल में बना हुआ है जिसपे गांधार शैली का भी इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है। और इसको डिस्ट्रॉय किया था सिकंदर शाह मीरी ने, जो कि शाहमीर डायनेस्टी से आते हैं 1401 में। सिकंदर शाह मीरी ने। अगर जम्मू कश्मीर की और डायनेस्टीज की बात करें तो जम्मू कश्मीर पर शासन था मौर्य एम्पायर का 3rd सेंचुरी बीसी में। उसके बाद कुषाण एम्पायर आता है 2nd सेंचुरी एडी में, कनिष्क के काल में। उसके बाद हून शासकों का शासन हुआ मिहिर कुल का 6th सेंचुरी में। फिर फाइनली कारकोटा डायनेस्टी का शासन आता है 8th सेंचुरी में, जिसके ललितादित्य मुक्तपीड़ के द्वारा इसकी मार्तन टेम्पल की स्थापना करी जाती है। उत्पल डायनेस्टी आती है 9th सेंचुरी में। उत्पल डायनेस्टी में थी क्वीन दिद्दा रानी दिद्दा, जिनका शासनकाल था 980 से 1003 ईस्वी तक। और फिर आती है लोहार डायनेस्टी। लोहार डायनेस्टी के बाद आती है शाहमीर डायनेस्टी। शाहमीर डायनेस्टी के ही थे सिकंदर शाह मीरी, जिनके द्वारा इसको डिस्ट्रॉय किया गया था। और शाहमीर डायनेस्टी के बाद जम्मू कश्मीर में आती है चक डायनेस्टी 1561 से 1586 तक। और फाइनली फिर मुगल एम्पायर का शासन होता है यहाँ पर 1586 1752 तक। उसके बाद शासन दुर्रानी एम्पायर का शासन होता है, जो कि ईरानियन साम्राज्य था। उसका शासन होता है 1752 से 1819 तक। और उसके बाद सिख एम्पायर का शासन होता है महाराजा रंजीत सिंह के नेतृत्व में। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन आता है सिख एम्पायर के बाद, एंग्लो सिख वॉर के बाद। और ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद इसको डोगरा राजाओं को दे दिया जाता है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन न्यूज थी दारा सिकों की। इसका कॉन्टेक्स्ट था 22 प्रेसिडेंट के द्वारा अभी मजमा उल बहरीन, जो कि दारा सिकों के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी, उसका अरेबिक वर्जन रिलीज किया गया अभी। मजमा उल बहरीन की बात करें तो मजमा उल बहरीन का अर्थ होता है कन्फ्लुएंस ऑफ टू ओशियंस, दो समुद्रों का संगम। और ये एक कंपेरेटिव स्टडी थी रिलीजन्स पे, इस्लाम और हिंदुइज्म पे कंपेरेटिव स्टडी थी, जिसपे ये बुक लिखी गई थी। पर्शियन में लिखी गई थी 1655 में दारा सिकों के द्वारा। और इसका जो हिंदी अनुवाद हुआ था वो हुआ था समुद्र संगम ग्रंथ के नाम से, समुद्र संगम ग्रंथ। और उर्दू अनुवाद हुआ था 1872 में नूर आइन के नाम से। दारा सिकों ने बुक लिखी थी सर्रे अकबर 1657 में, जिसका मतलब होता है द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री, जो कि उपनिषद का ट्रांसलेशन था। और एक किताब लिखी थी जुग वशिष्ठ, जो कि ट्रांसलेशन था योग वशिष्ठ का। नेक्स्ट न्यूज है कुतुब शाही टॉम्ब से रिलेटेड। इसका कॉन्टेक्स्ट था कि कुतुब शाही टॉम्ब्स में अभी 6 वॉल्स को रिस्टोर किया गया है, ताकि इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस प्राप्त हो सके, उसके लिए प्रपोज किया जा सके। कुतुब शाही टॉम्ब्स इब्राहिम बाग में अवस्थित है, गोलकोंडा फोर्ट के पास हैदराबाद में। और ये कॉम्प्लेक्स में काफी सारे टॉम्ब्स और मस्जिदें हैं, जो कि कुतुब शाही डायनेस्टी के द्वारा बनवाई गई थी। 2014 में कुतुब शाही टॉम्ब्स को यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में स्थान प्राप्त हुआ था। इसमें लगभग 30 के आसपास टॉम्ब्स बने हुए हैं, जो कि पर्शियन, इंडियन और पठान स्टाइल में बने हुए हैं। कुतुब शाही डायनेस्टी की बात करें तो कुतुब शाही डायनेस्टी को गोलकोंडा सल्तनत बोला जा सकता है। ये बहमनी सल्तनत का जब विघटन हुआ, तो जो 5 राज्य निकले, अहमदनगर, बरार, बीदर, गोलकोंडा, उनमें से एक थी गोलकोंडा सल्तनत, जिसका नाम था कुतुब शाही डायनेस्टी। और कुतुब शाही डायनेस्टी की स्थापना की थी कुली कुतुब शाह ने। 1512 से 1687 तक ये डायनेस्टी राज करती है। इन पर्टिकुलर कुतुब शाही टॉम्ब्स पे यूज किया गया है ग्रे ग्रेनाइट का। ग्रे ग्रेनाइट का इसमें यूज किया गया है स्टूको के साथ। स्टूको बोला जाता है जो ड्यूरेबल फिनिश होती है, दीवारों पे ड्यूरेबल फिनिश होती है, उसको स्टूको बोला जाता है। और ये स्क्वायर बेस प्लेटफॉर्म पे बने हुए हैं कुतुब शाही टॉम्ब्स। ये आप देख सकते हैं कुतुब शाही टॉम्ब्स। नेक्स्ट न्यूज है निजाम स्वॉर्ड को लेके, निजाम की तलवार को लेके। इसका कॉन्टेक्स्ट है कि ग्लासगो लाइफ म्यूजियम के द्वारा अभी भारत को 7 आर्टिकल्स रिटर्न किए गए हैं, जिनमें से एक है निजाम स्वॉर्ड। निजाम स्वॉर्ड 14th सेंचुरी की सेरेमोनियल स्वॉर्ड है, जो कि इंडो पर्शियन डिजाइन में बनी हुई है। और ये स्नेक शेप्ड है सेरेटेड एजेस के साथ। ये आप देख सकते हैं स्नेक शेप्ड है। और सेरेटेड एज मतलब कांटेदार इस पे किनारे बने हुए हैं। और इसमें दमिश्क पैटर्न पर एलिफेंट टाइगर की गोल्ड एचिंग सोने में नक्काशी की गई है। ये आप देख सकते हैं टाइगर, ये एलिफेंट की सोने में नक्काशी की गई है। इसको दमिश्क पैटर्न बोलते हैं। दमिश्क सीरिया में अवस्थित है, दमिश्क पैटर्न बोलते हैं। इसको एग्जीबिट किया गया था महबूब अली खां के द्वारा
महबूब अली खान इनका नाम था, आसफ जहाँ सिक्स्थ जो कि निजाम थे हैदराबाद के 1896 से 1911 तक। इनके द्वारा इसको 1903 का जो दिल्ली दरबार हुआ था उसमें प्रदर्शित किया गया था निजाम स्वord को। दिल्ली दरबार में किंग एडवर्ड सेवंथ और क्वीन एलेक्जेंड्रा उपस्थित थे। और फिर सर किशन प्रसाद जो कि पीएम थे हैदराबाद के, उनके द्वारा 1905 में इसको बेचा गया जनरल सर आर्चबिल्ड हंटर को। जनरल सर आर्चिबाल्ड हंटर को, जो कि कमांडर इन चीफ थे बॉम्बे हाई कमांड में। और जनरल सर आर्चिबाल्ड हंटर के नेफ्यू के द्वारा 1978 में इसको ग्लासगो म्यूजियम को डोनेट कर दिया गया था। और फाइनली 2022 में इसको इंडिया को रिटर्न किया गया। निजाम स्वॉर्ड। नेक्स्ट न्यूज है केदारनाथ टेम्पल से रिलेटेड। इसका कॉन्टेक्स्ट था कि जो सेंक्टम सेंक्टोरम है केदारनाथ टेम्पल का, उसमें अभी गोल्ड प्लेटिंग की जा रही है वॉल्स पे, दीवारों पे। इसको लेके वहाँ के जो पुजारी हैं, प्रीस्ट हैं, उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया गया कि इस पे जो ऑलरेडी सिल्वर प्लेटिंग होती है उसको छेड़ा नहीं जाए, गोल्ड प्लेटिंग नहीं की जाए। इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते हुए हम देखते हैं इसको बनाया किसने था। केदारनाथ टेम्पल के लिए जो माइथोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन मिलती है उसमें कहा जाता है कि पांडवों के द्वारा बनाया गया था। बाकी दूसरी इन्फॉर्मेशन के द्वारा ये आदि शंकराचार्य के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी 8th सेंचुरी एडी में। यहाँ पर भगवान शिव की सदाशिव फॉर्म में पूजा की जाती है। और ये केदारनाथ टेम्पल छोटा चार धाम प्रोजेक्ट जिसमें कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री आते हैं, उसका पार्ट है। साथ ही 12 ज्योतिर्लिंग में से ये एक ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ टेम्पल। गढ़वाल हिमालय में इसकी उपस्थिति है, मंदाकिनी रिवर के पास में। इसकी हम लोकेशन देखें तो ये केदारनाथ है। ये चारों धाम में आते हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। केदारनाथ की लोकेशन देख लें, यहीं से मंदाकिनी रिवर निकलती है, गंगोत्री से निकलती है भागीरथी, यमुनोत्री से निकलती है यमुना, बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा। और अलकनंदा में धौली गंगा मिलती है विष्णु प्रयाग पे। फिर नंदाकिनी मिलती है नंद प्रयाग पे। पिंडार गंगा रिवर मिलती है कर्ण प्रयाग पर। और इधर से मंदाकिनी जो कि केदारनाथ से आती है वो मिलती है रुद्र प्रयाग पर। साथ ही भागीरथी मिलती है देव प्रयाग पर। और यमुना गंगा से मिलती है इलाहाबाद में, प्रयागराज में। इसकी हम ऊपर से नीचे का क्रम लिखें तो ये विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, BNKRD। साथ ही बात करें पंच केदार की तो केदारनाथ और बद्रीनाथ के बीच में ये पंच केदार हैं, जिसमें केदारनाथ को एक माना जाता है, मडमहेश्वर हैं, तुंगनाथ हैं, रुद्रनाथ हैं और कल्पेश्वर हैं। केदारनाथ टेम्पल अप्रैल से नवंबर तक खुला होता है, अक्षय तृतीया से कार्तिक पूर्णिमा तक। उसके बाद इतनी ज्यादा स्नोफॉल हो जाती है कि नवंबर से अप्रैल तक 6 महीने तक ये टेम्पल क्लोज रहता है, 6 मंथ के लिए। और फिर इनके उत्सव आइडल्स जो कि रिप्रेजेंटेटिव होते हैं केदारनाथ भगवान के, उत्सव आइडल्स के रूप में इनकी पूजा की जाती है उखीमठ उत्तराखंड में। नेक्स्ट न्यूज है आदि शंकराचार्य से रिलेटेड। इसका कॉन्टेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अभी विजिट किया गया जन्मभूमि क्षेत्रम, जो कि जन्मभूमि है कलाडी विलेज केरला में आदि शंकराचार्य की। लोकेशन आप देख सकते हैं, केरला में कलादी विलेज है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विजिट की गई। आदि शंकराचार्य की अब हम चर्चा करें तो आदि शंकराचार्य की जो फिलोसफी थी वो थी अद्वैत वेदांत, जिसमें डुअलिटी की बात नहीं की गई थी, नॉन डुअलिटी की बात की गई थी, नॉन डुअलिज्म की बात की गई थी। और दशनामी संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी। गोविंद भागवत पाद इनके गुरु माने जाते हैं, गोविंद भागवत पाद। और इन्होंने ब्रह्मसूत्र भाष्य लिखा था जो कि ओल्डेस्ट सर्वाइविंग कमेंट्री है ब्रह्मसूत्र पे। साथ ही इन्होंने लिखा था उपदेश सहस्री। सहस्री में सहस्त्र बोला जाता है हजार को संस्कृत में। और ये उपदेश सहस्री का मतलब था 1000 टीचिंग्स, जो कि इन्होंने नॉन डुअलिज्म पे लिखा था, अद्वैत पे लिखा था। साथ ही इन्होंने लिखा था विवेक चूड़ामणि और वाक्यवृत्ति आत्मबोध। आदि शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की थी देश के 4 कोनों में, जिसमें से एक था ज्योतिर्मठ जो कि उत्तराखंड में है, जो कि अर्थवेद से संबंधित है। ईस्ट में है गोवर्धन मठ जो कि ऋग्वेद से संबंधित है, उड़ीसा में। श्रृंगेरी मठ जो कि कर्नाटका में सिचुएटेड है, यजुर्वेद से संबंधित है, साउथ में। और द्वारका शारदा मठ जो कि वेस्ट में है, गुजरात द्वारका में, जो कि सामवेद से संबंधित है। इंडियन फिलोसफी के 6 स्कूल हैं, जिसमें है उत्तर मीमांसा जिसको वेदांत बोलते हैं, न्याय दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन और सांख्य दर्शन। उत्तर मीमांसा वेदांत दर्शन में अद्वैत फिलोसफी दी जाती है आदि शंकराचार्य के द्वारा, जिसमें वो डुअलिटी की बात नहीं करते, केवल एक ब्रह्म की बात करते हैं। विशिष्टाद्वैत फिलोसफी दी जाती है रामानुज के द्वारा। द्वैत फिलोसफी दी जाती है माधवाचार्य के द्वारा।
जिसमें डुअलिटी की बात की जाती है। द्वैता द्वैत फिलोसफी दी जाती है निम्बार्क के द्वारा, जिसमें कहा जाता है कि दो भी हैं और एक भी, द्वैता द्वैत, दो है पर फाइनली एक है। शुद्धाद्वैत फिलोसफी दी जाती है वल्लभाचार्य के द्वारा, और अचिंत्य भेदा अभेद फिलोसफी दी जाती है चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है यूनेस्को से रिलेटेड। यूनेस्को का ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज के द्वारा अभी 3 सिटीज को, इंडिया की 3 सिटी को इसमें ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में स्थान मिला है, और ये इंडिया की तरफ से पहली एंट्री है। जिसमें 3 सिटी कौन सी है? एक है नीलांबूर सिटी, थ्रिस्सूर सिटी जो कि केरला में अवस्थित है, और वारंगल तेलंगाना में। बात करें ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज की, तो इसकी स्थापना हुई थी 2013 में, और ये इंटरनेशनल नेटवर्क है सिटीज का जो कि प्रमोट करती है लाइफ लॉन्ग लर्निंग अक्रॉस कम्युनिटीज, जिसमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात की जाती है। इसमें 294 सिटीज हैं वर्ल्ड की जिनको स्थान मिला गया है। अभी 76 सिटीज को स्थान दिया गया है, जिनमें से 3 भारत की हैं। इन्हीं 76 में से एक सिटी है कीव, जिसको अभी स्थान दिया गया है, जो कि यूक्रेन की कैपिटल है, जहाँ पर अभी वॉर चल रही है। जीएनएलसी मेनली सपोर्ट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, लेकिन साथ ही इंपॉर्टेंटली सपोर्ट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 और 11 को। 4 में कहा गया है इंश्योर करना है इंक्लूसिव और क्वालिटी एजुकेशन, और 11 में कहा गया है मेक सिटीज इंक्लूसिव सस्टेनेबल। जिन 3 सिटी को स्थान दिया गया है उनमें से एक है थ्रिस्सूर। इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं, ये थ्रिस्सूर है केरला में। ये कल्चरल कैपिटल बोली जाती है केरला की, और लैंड ऑफ पूरम्स बोली जाती है। पूरम्स एनुअल फेस्टिवल होता है, एग्रीकल्चर फेस्टिवल होता है केरला में, इसको लैंड ऑफ पूरम्स बोला जाता है त्रिशूर को। साथ ही दूसरी सिटी है नीलांबूर। नीलांबूर टीक टाउन है, जो कि नीलांबूर टीक के लिए फेमस है, और ये नीलांबूर चलियार रिवर या नीलांबूर रिवर के पास में अवस्थित है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क का भी पार्ट बनता है नीलांबूर शहर। नीलांबूर की लोकेशन देखिए, ये मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर अवस्थित है नीलांबूर। तीसरी सिटी है जिसको स्थान दिया गया है जीएनएलसी में, वो है वारंगल, जो कि तेलंगाना की सिटी है, सेकंड लार्जेस्ट सिटी है तेलंगाना की। ये वारंगल की लोकेशन आप देख सकते हैं। और ये काकतीय किंग डायनेस्टी, जो काकतीय डायनेस्टी थी उसकी कैपिटल रही थी किसी टाइम पे, और इसको कल्चरल कैपिटल बोला जाता है तेलंगाना की। अभी हृदय स्कीम और स्मार्ट सिटी मिशन में भी इसको स्थान दिया गया है वारंगल को। नेक्स्ट न्यूज है यूनेस्को की, जिसका कंटेक्स्ट है कि यूनेस्को के द्वारा अभी 50 एक्सक्लूसिव और आइकॉनिक हेरिटेज टेक्सटाइल क्राफ्ट जो हैं देश के, उनकी लिस्ट रिलीज की गई है, जिसमें काफी सारे टेक्सटाइल क्राफ्ट हैं। जिसमें तोड़ा सुंगुड़ी तमिलनाडु का है, हिमरू हैदराबाद का है, और ऐसे ही हिमरू औरंगाबाद महाराष्ट्र का भी एक टेक्सटाइल क्राफ्ट है। इकात या बांधा टाई जो कि उड़ीसा का क्राफ्ट है। कुनबी वीव्स जो कि गोवा का है। मशरू या पटोला ये गुजरात का टेक्सटाइल क्राफ्ट है। गरड कोरियल वेस्ट बंगाल का टेक्सटाइल क्राफ्ट है। साथ ही एक खेस जो कि हरियाणा का टेक्सटाइल क्राफ्ट है। थिग्मा लद्दाख का टेक्सटाइल क्राफ्ट है। और सिकल नायकम पेट जो कि तमिलनाडु का है। 2003 में यूनेस्को का कन्वेंशन हुआ था सेफ गार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, जिसमें इंडिया से 14 एलिमेंट्स यूनेस्को लिस्ट में अवस्थित हैं। यूनेस्को की स्थापना हुई थी 1945 में, डेवलप करने के लिए इंटेलेक्चुअल और मोरल सोलिडिटी ऑफ मैनकाइंड। और यूनेस्को के कुछ प्रोग्राम जो चलते हैं उनमें से एक है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम, और एटलस वर्ल्ड लैंग्वेज, जो कि वर्ल्ड लैंग्वेज है डेंजर्स में, उनका एटलस निकाला जाता है यूनेस्को के द्वारा। और एक है ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क। ये टेक्सटाइल क्राफ्ट है देश के, जिनको आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। नेक्स्ट न्यूज है सुमंग लीला। सुमंग लीला बोलते हैं कोर्टयार्ड प्ले को। सुमंग का मतलब होता है कोर्टयार्ड, और लीला का मतलब होता है प्ले। इसका कॉन्टेक्स्ट था कि अभी 50वां ऑल मणिपुर सुमंग लीला फेस्टिवल हुआ था 2021-22, जो कि इम्फाल में हुआ था। ये मणिपुर की आप लोकेशन देख सकते हैं। ये एक थिएटर फॉर्म है मणिपुर का। क्वेश्चन पूछा जाता है सुमंग लीला किस राज्य से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा मणिपुर। और 19-20वीं सेंचुरी में इसकी शुरुआत हुई थी। डिसेंड होता है ये लाई हरोवा से, जो कि रिचुअल है मेती कम्युनिटी का, लाई हरोवा उसी से संबंधित है, उसी से निकला है ये। जिसमें ऑल मेल और ऑल फीमेल परफॉर्म करते हैं, या तो सभी मेल होते हैं, और मेल अगर फीमेल पार्ट को परफॉर्म करते हैं तो वो भी मेल ही करते हैं, और अगर सारी फीमेल इसको परफॉर्म कर रही हैं तो उसमें मेल पार्ट भी फीमेल ही परफॉर्म करेंगे। इसका मेन उद्देश्य है प्रिजर्व करना ह्यूमनिटी को, टॉलरेंस को, ट्रूथ को, डिवोशन को, जस्टिस को और वैल्यूज को। शुभमंग लीला मणिपुर से संबंधित है। नेक्स्ट न्यूज है सित्तन वसल से रिलेटेड।
इसका कॉन्टेक्स्ट है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा भी कंजर्वेशन मेजर्स लिए गए हैं यहाँ पर सित्तन मसाल को लेके। सित्तन मसाल का मतलब होता है अबोर्ड ऑफ ग्रेट सेंस, महान संतों के रहने का स्थान। ये जैन हेरिटेज साइट है सित्तन मसाल, जो कि तमिलनाडु में अवस्थित है। इसकी आप लोकेशन तमिलनाडु में यहाँ पर देख सकते हैं सित्तन मसाल की, पुदुकोट्टई डिस्ट्रिक्ट में। और इसमें जो इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर बना हुआ है उसमें से एक है अरिवर कोविल, जिसको अरिवर कोविल बोलते हैं। ये सेकंड सेंचुरी का रॉक केव टेम्पल है, जिसमें अरिहत का टेम्पल है, जो कि जैन संत सेंट थे जिन्होंने अपनी सेंसेस को, अपनी इंद्रियों को कॉन्कर कर लिया था, उनका ये टेम्पल बना हुआ है, जिसको अरिवर कोविल बोला जाता है। एक है एझाडी पट्टम, जिसमें 17 पॉलिश्ड रॉक बेड्स हैं। एक है नावाचुनाई टार्न, जिसमें स्मॉल माउंटेन लेक बनी हुई है। और एक है मुत्थुमक्कल थाजी, जिसमें जैन मॉक्स की बुरियल साइट्स है। ये केवल एकमात्र प्लेस है तमिलनाडु में जहाँ पर पांड्या पेंटिंग्स, पांड्य राज्य की पेंटिंग्स मिलती हैं। और फ्रेस्को सेको टेक्निक में, जिसमें वेट प्लास्टर, गीले प्लास्टर पे ये बनाया जाता है, इसको फ्रेस्को सेको टेक्निक बोलते हैं, उससे बना हुआ है सित्तन वसाल तमिलनाडु। नेक्स्ट न्यूज है होयसल टेम्पल्स को लेके। इसका कॉन्टेक्स्ट है अभी कि इंडिया की तरफ से ऑफिशियल नॉमिनेशन जो हुआ है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के लिए 2022-23 के लिए, वो हुआ है 3 पर्टिकुलर टेम्पल्स का। एक है चेन्ना केशव टेम्पल वेल्लूर में, एक है होयसलेश्वर टेम्पल हालेविड में, और एक है केशव टेम्पल सोमनाथपुरा में। होयसल्स की बात करें तो इसके फाउंडर थे वो थे नृपकाम सेकंड, और 10th से 14th सेंचुरी तक कर्नाटका, आंध्रा और तमिलनाडु का ये पर्टिकुलर रीजन, ये होयसल राज्य का रीजन था 10 से 14 सेंचुरी तक। और नृपकाम सेकंड के द्वारा इसके होयसल राज्य की स्थापना की गई थी। इसमें इंपॉर्टेंट फिगर थे विष्णुवर्धन राय, जिन्होंने काफी सारे टेम्पल्स बनवाए, मिलिट्री कंक्वेस्ट किए। होयसल टेम्पल्स की बात करें तो होयसल टेम्पल्स पूर्णतः द्रविड़ शैली में भी नहीं है, और नागर शैली के भी इसमें कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। ये हाइब्रिड और वेशर शैली, जिसको वेशर स्टाइल बोलते हैं, उसमें बने हुए हैं, जिसमें मेन इन्फ्लुएंस द्रविडियन है, लेकिन नागर शैली के भी कुछ तत्व दिखाई देते हैं। स्टिलेट प्लेन पे बना जाते हैं, ये स्टार शेप्ड जिसको बोलते हैं, ये इस तरह से इस शेप में बनाए जाते हैं। और सोप स्टोन के बनाए गए हैं, सोप स्टोन के। सोप स्टोन एक तरह का सॉफ्ट स्टोन होता है, इसलिए इस पर कार्विंग करना आसान होता है। इसलिए आप देख सकते हैं होयसल टेम्पल्स में आपको बहुत ही ज्यादा कार्विंग्स मिलेंगी, बहुत ही ज्यादा चित्र उकेरे गए होंगे। इसमें मंडप के लिए लार्ज हॉल है, उसका कारण है क्योंकि म्यूजिक और डांस कंटिन्यू इन पर्टिकुलर टेम्पल्स में चलता था, इसलिए मंडप के लिए लार्ज हॉल बनाए गए हैं। स्कल्पचर्स की बात करें तो रामायण, महाभारत और पुराण, भगवत पुराण मेनली, इनसे इन थीम्स पे स्कल्पचर्स बनाए गए हैं। और होयसल टेम्पल, ज्यादातर टेम्पल जो हैं वो शैव धर्म से रिलेटेड हैं, लेकिन यहाँ पर आपको वैष्णव धर्म के, शाक्त धर्म के और जैनिज्म थीम्स पे भी टेम्पल्स मिलते हैं। जिन 3 टेम्पल्स को इस पर्टिकुलर लिस्ट में स्थान दिया गया है, नॉमिनेट किया गया है, उसमें एक है टेम्पल चेन्ना केशव टेम्पल। चेन्ना केशव टेम्पल में केशव का मतलब होता है कृष्ण से संबंधित है, इसलिए विष्णु टेम्पल है। और चेन्ना मतलब होता है लवेबल। चेन्ना केशव टेम्पल ये वेल्लूर में है, हसन डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में। ये चेन्ना केशव टेम्पल है, सॉरी, इसको विजय नारायण टेम्पल भी बोलते हैं। 12 सेंचुरी में इसकी स्थापना करवाई गई थी विष्णुवर्धन के द्वारा, इसको बनवाया गया। और ये यागाची रिवर पे अवस्थित है, यागाची नदी पे अवस्थित है। यागाची नदी जो कि हेमवती नदी की सहायक नदी, और हेमवती नदी जो कि फाइनली कावेरी की सहायक नदी है। वेलूर जो थी ये पहले होयसल्स की अर्ली कैपिटल थी, पहले कैपिटल यही थी वेलूर। यहाँ पर इसकी स्थापना की गई चेन्ना केशव टेम्पल की, किंग विष्णुवर्धन के द्वारा बनवाया गया था। मेनली ये वैष्णव टेम्पल है, लेकिन इसमें आपको शैव धर्म की, शाक्त धर्म की, जैनिज्म, बुद्धिज्म की थीम भी मिल जाती है। इसको एकाकुटा बोलते हैं क्योंकि ये एक श्राइन के साथ है टेम्पल, टेम्पल विद वन श्राइन, एकाकुटा। दूसरा है केशव टेम्पल, ये केशव टेम्पल है जो कि सोमनाथपुरा में है, मैसूर डिस्ट्रिक्ट में। और ये 13th सेंचुरी में बनवाया गया था सोमनाथ दंड नायक के द्वारा, जो कि जनरल थे नरसिम्हा से थर्ड के। और ये कावेरी रिवर के किनारे पे बना हुआ है, और ये भी विष्णु टेम्पल है। तीसरा टेम्पल है टेम्पल होयसलेश्वर, होयसलेश्वर टेम्पल, जो कि हालेबिडु, हसन डिस्ट्रिक्ट में बनाया हुआ है। और ये होयसल साम्राज्य की बाद में जो कैपिटल बनाई गई थी वो हालेबिडु में बनाई गई थी, वहां पर इसकी स्थापना की होयसलेश्वर की टेम्पल की। ये भी 12th सेंचुरी में बनाया गया विष्णुवर्धन के द्वारा। और इसको हिंदी में कहा जाता है द्वार समुद्र। ये शैव धर्म से संबंधित टेम्पल है, जिसमें शाक्त धर्म और वैष्णव धर्म और जैन धर्म की भी थीम्स मिलती हैं। और इसमें ट्विन टेम्पल हैं,
जिसमें होयसलेश्वर लिंग है जो कि मैस्कुलिनिटी से संबंधित है, और संतालेश्वर लिंग जो है फेमिनिटी से संबंधित है। इसको द्विकुटा बोलते हैं क्योंकि इसमें दो श्राइन बने हुए हैं, और चन्नकेश्वर टेम्पल में एक कुटा बोलते हैं इसको, जिसमें एक श्राइन बना हुआ है। 14 सेंचुरी में इसको सेक्ट किया गया, 2 बार इसको डिस्ट्रॉय किया गया दिल्ली सल्तनत के द्वारा, होयसलेश्वर टेम्पल को। नेक्स्ट न्यूज है सूरजपुरी और बज्जिका से संबंधित। बिहार गवर्नमेंट के द्वारा अभी 2 नई एकेडमी शुरू की गई हैं इस पर्टिकुलर डायलेक्ट में, इन डायलेक्ट को बढ़ाने के लिए। सूरजापुरी डायलॉग की डायलेक्ट की अब बात करें तो ये हिंदी, मैथिली, उर्दू, बांग्ला का मिक्स है, और सीमांचल रीजन, ये सूरजपुरी का सीमांचल रीजन है बिहार का, जहां पर ये डायलेक्ट मेनली बोला जाता है। बज्जी का डायलेक्ट है हिंदी मैथिली का मिक्स, जो कि बज्जिकांचल रीजन, ये आप बज्जिकांचल रीजन देख सकते हैं बिहार में, नॉर्दर्न बिहार में। इस पर्टिकुलर रीजन में ये बोला जाता है। ये दोनों डायलेक्ट, इसमें क्वेश्चन उस तरह से पूछा जा सकता है ये पर्टिकुलर डायलेक्ट किस स्टेट से संबंधित है, तो सूरजपुरी बज्जी का डायलेक्ट जो कि बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है नुआखाई फेस्टिवल के बारे में। नुआखाई फेस्टिवल एनुअल हार्वेस्ट फेस्टिवल है उड़ीसा का, मेनली उड़ीसा में मनाया जाता है, साथ ही झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंटली उड़ीसा में मनाया जाता है। इसमें नुआ का मतलब होता है न्यू, खाई का मतलब होता है फूड, न्यू फूड। ये मेनली एग्रीकल्चर हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो कि हार्वेस्ट के बाद मनाया जाता है, और ये एक देवी को उपहार देने से संबंधित है, नुआखाई फेस्टिवल जो कि उड़ीसा का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। नेक्स्ट न्यूज है बीओ चिदम्बरम पिल्लई से संबंधित। अभी 150वीं इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी। इनका टाइम फ्रेम था 1872 से 1936 तक। 1872 में इनका जन्म हुआ था, 1936 में इनकी मृत्यु हुई थी। बीओ चिदम्बरम पिल्लई, इनको कप्पोलाटिया तमिझम के नाम से जाना जाता था, तमिल हैम्समैन कहा जाता था इनको। ये फ्रीडम फाइटर थे, इंडियन कांग्रेस नेशनल कांग्रेस के लीडर थे। 1906 में इन्होंने स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी बनाई थी, स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड, तूतीकोरिन, और ये बनी थी ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी थी जो कि 1856 में बनी थी, कोलकाता से ऑपरेट करती थी। उसके अगेंस्ट इन्होंने 1906 में एक स्वदेशी कंपनी बनाई, स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी, और ये पहली इंडिजिनस इंडियन शिपिंग सर्विस कंपनी थी जो कि तूतीकोरिन से कोलंबो के बीच में शुरू की गई थी। बाद में तूतीकोरिन पोर्ट, जो कि 13 मेजर पोर्ट है इंडिया के, उनमें से एक पोर्ट है तूतीकोरिन पोर्ट, उसका नाम बदल के बीओ चिदम्बरम पिल्लई के नाम पे बीओसी पोर्ट कर दिया गया, जो कि तमिलनाडु में अवस्थित है। ये है बीओ चिदम्बरम पिल्लई। नेक्स्ट न्यूज है अंबेडकर सर्किट से रिलेटेड। डॉक्टर अंबेडकर के जीवन के जो 5 महत्वपूर्ण स्थान हैं उनको पंच तीर्थ के रूप में नाम दिया गया सरकार के द्वारा 2016 में, और इससे रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी सरकार के द्वारा पर्टिकुलर एक ट्रेन चलाई जा रही जिसको अंबेडकर सर्किट को कवर करेगी। अंबेडकर सर्किट में इन 5 स्थानों को रखा गया है। एक है डॉक्टर अंबेडकर की जन्मभूमि जो कि महू मध्य प्रदेश में है, एमपी में, ये आप देख सकते हैं महू, जो कि बर्थ प्लेस है इनका। दूसरा है जहाँ पे इन्होंने शिक्षा ग्रहण की, लंदन यूके में। तीसरा है दीक्षा भूमि जो कि नागपुर महाराष्ट्र में है, जहाँ पर इन्होंने दीक्षा ली थी, जहाँ इन्होंने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया था, ये नागपुर महाराष्ट्र में। फिर है महापरिनिर्वाण भूमि, जहाँ पे इन्होंने अपने लास्ट टाइम निकाला था, जहाँ इनकी डेथ हुई थी, वो है दिल्ली में, महापरिनिर्वाण भूमि। और फाइनली है चैत्य भूमि, जहाँ इनका क्रिमेशन अंतिम संस्कार हुआ था, वो कि मुंबई महाराष्ट्र में, चैत्य भूमि। इन पर्टिकुलर अंबेडकर सर्किट के 4 रीजन को कनेक्ट करने के लिए सरकार द्वारा भी एक ट्रेन चलाई गई, स्पेशल ट्रेन, उससे रिलेटेड ये न्यूज थी। नेक्स्ट न्यूज है अराटू पूजा बेलायुधा पेनिकर के बारे में। इसका कॉन्टेक्स्ट था कि अभी एक मलयालम मूवी जिसका नाम है पंथोन पथम नोट्टांडू, इंग्लिश ट्रांसलेशन है 19th सेंचुरी, ये मलयालम मूवी है, और ये अरट्टू पूजा बेलायुधा पनिकर पर रिलेटेड है, पर बेस्ड है। ये 19th सेंचुरी के सोशल रिफॉर्मर थे, सामाजिक सुधारक थे, और एझावा कम्युनिटी से आते थे, केरल के। इन्होंने 3 पर्टिकुलर अभियान चलाए थे। एक था अच्छी पुदावा समारम स्ट्राइक, जिसमें जो बैकवर्ड क्लास की वुमेन्स थी उनको नीच के नीचे कुछ भी नहीं पहनने दिया जाता था, उसको लेके इन्होंने पर्टिकुलर अच्छी पुदावा समारम स्ट्राइक चलाया था, जिसमें राइट टू वियर लोअर गारमेंट्स बियॉन्ड नीच फॉर बैकवर्ड क्लास वुमेन्स। एक था एट्ठापू समारम, जिसमें जो बैकवर्ड क्लास की वुमेन थी उनको अपर बॉडी पार्ट पहनने से मना किया जाता था, नहीं पहनने दिया जाता था, उसको लेके पर्टिकुलर इन्होंने ये एक अभियान चलाया था, जिसमें राइट टू बियर अपर बॉडी क्लॉथ फॉर वुमेन। एक था मुकुत्ती समारम, मुकुत्ती समारम था
मुकुत्ती बोला जाता है नोज रिंग को, नाक में पहनने जाने वाली नोज रिंग को मुकुत्ती बोला जाता है। इसको पहनने पर भी प्रोहिबिशन था, इसको लेके इन्होंने पर्टिकुलर ये अभियान निकाला, राइट टू बियर मुकुत्ती नोज रिंग बाई लोअर कास्ट वुमेन। पहला इन्होंने कथकली युगम शुरू किया, एरिया बेस्ड स्कूल था एजावा कम्युनिटी के लिए 1861 में। और फाइनली कुछ अपर कास्ट के हिंदुओं के द्वारा, जिनके खिलाफ ये विद्रोह कर रहे थे, उनके द्वारा इनका मर्डर कर दिया गया। ये पहले मार्टिर थे केरला रेनेसा का, केरला पुनर्जागरण के पहले मार्टिर थे। और इनके द्वारा कशाका थोजिलाई समारंभ भी किया गया, जो कि पहली एवर स्ट्राइक थी एग्रीकल्चर लेबर्स के द्वारा केरला में। ये एक इंपॉर्टेंट फिगर रहे हैं भारतीय इतिहास में। नेक्स्ट न्यूज है हरिजन सेवक संघ से रिलेटेड, जिसका कॉन्टेक्स्ट था कि अभी 90वीं फाउंडेशन डे था हरिजन सेवक संघ का। हरिजन सेवक संघ का दूसरा नाम है ऑल इंडिया एंटी टचेबिलिटी लीग, जिसकी स्थापना की थी मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी ने 1932 में 30 सितंबर को। आपको याद होगा 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट होता है महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर साइन करते हैं, इधर से मदन मोहन मालवीय साइन करते हैं। इस पूना पैक्ट के बाद 24 सितंबर को पूना पैक्ट होता है, और 24 सितंबर के बाद 30 सितंबर को जब महात्मा गांधी को लगता है कि उन्हें हरिजनों के लिए कुछ करना चाहिए, तो 30 सितंबर 1932 में उन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की, ऑल इंडिया एंटी टचेबिलिटी लीग के नाम से। और इसके फाउंडिंग जो प्रेसिडेंट थे वो थे घनश्याम दास बिरला, जीडी बिरला। इसका हेडक्वार्टर है किंग्स वे कैंप, दिल्ली में। नेक्स्ट न्यूज है हिंदी दिवस से रिलेटेड। 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन गवर्नमेंट के रूप में स्वीकार किया। साथ ही इंग्लिश को एसोसिएट लैंग्वेज माना 15 सालों के लिए। फाइनली इसको बढ़ा दिया गया, और ये मुंशी आयंगर फॉर्मूले के तहत स्थापित किया गया था, जिसमें के एम मुंशी जो कि संविधान सभा के सदस्य थे, और आयंगर। ये हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। साथ ही वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है 10 जनवरी को। 10 जनवरी 1975 को पहली हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई थी नागपुर में, उसके उपलक्ष्य में 10 जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड हिंदी डे, और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है हैदराबाद स्टेट लिबरेशन डे से रिलेटेड। कॉन्टेक्स्ट है, सरकार ने अभी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मार्क किया 17 सितंबर को हैदराबाद स्टेट लिबरेशन डे, और इसको 75 एनिवर्सरी, जो कि ईयर लॉन्ग इवेंट चलेगा 17 सितंबर 2022 से 17 सितंबर 2023 तक, ये सरकार के द्वारा घोषित किया गया है। 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद को लिबरेट करवाया गया था। आपको याद होगा नवंबर 47 को स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट होता है, जिसमें स्टेटस क्वो रखना होता है, जो कि होता है इंडियन गवर्नमेंट के बीच में, और साथ ही निजाम मोर ओस्मान अली खान, ये है निजाम मोर ओस्मान अली खान, इनके बीच में एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट होता है, जिसमें कहा जाता है कि जब तक हैदराबाद अपनी कंडीशन को लेकर सोचता नहीं है, तब तक के लिए स्टेटस क्वो रख दिया जाएगा, भारत सरकार भी अपने जाए दूसरे काम कर ले। 1948 में जब ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट खत्म होने वाला था, नवंबर 1948 तक, 1 साल की इसकी वैलिडिटी थी, तब तक हैदराबाद को डिसाइड करना था। 1948 के मिड 1948 में रजाकार्स के द्वारा ऑपरेशन बढ़ा दिया जाता है। रजाकार वहाँ की जो कि पैरामिलिट्री फोर्स थी निजाम की, जिसकी स्थापना की थी बहादुर यार जंग ने 1938 में, एमआईएम के द्वारा स्थापना हुई थी। कासिम रिजवी के नेतृत्व में ये काफी स्ट्रांग हो गई थी। इनके द्वारा ऑपरेशन शुरू किया जाता है, और ऐसे में फिर सरकार को कदम लेना पड़ता है, भारत सरकार को, और सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो की घोषणा की जाती है। ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया क्योंकि हैदराबाद में उस समय पोलो के ग्राउंड काफी ज्यादा थे। सितंबर 1348 को, 4 दिन बाद, इंडियन ट्रूप्स डिप्लॉय किए जाते हैं हैदराबाद में, 4 दिन के बाद। और 3 दिन के बाद सितंबर 17 1938 को निजाम के द्वारा सरेंडर कर दिया जाता है, और सितंबर 17 1948 को हैदराबाद लिबरेशन डे मनाया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है पांडुरंग खानखोजे के बारे में। ये कि महाराष्ट्र से आते हैं पांडुरंग खानखोजे। इनका कॉन्टेक्स्ट ये था कि इनका स्टेचू जो है अनवील किया गया था मैक्सिको में, लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला के द्वारा, और ये इन्हें हीरो ऑफ मैक्सिको कहा जाता है। और ये गदर पार्टी से रिलेटेड थे, 1914 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, उससे रिलेटेड थे, उससे जुड़े हुए थे। फाइनली ये बाद में मैक्सिको चले गए, और मैक्सिको ये जाकर इन्होंने ग्रेन्स पे, अनाज पे रिसर्च की, और मैक्सिको में हरित क्रांति का जनक बोला जाता है इनको, पांडुरंग खानखोजे को। नेक्स्ट न्यूज है शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड। कॉन्टेक्स्ट है, अभी कैबिनेट ने अप्रूव किया है 4 ट्राइब्स को शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में डालने के लिए। ये 4 ट्राइब कौन सी हैं? एक है हत्ती ट्राइब, जो कि हिमाचल प्रदेश की ट्राइब है। एक है बिंझिया ट्राइब, जो कि उड़ीसा झारखंड की ट्राइब है। एक है नरी कोरावन ट्राइब, और एक है कुरु विकारन।
नरी कोराबन और कुरु विकारन ये जेकाल कैचर्स होते हैं, ये बर्ड ईटर्स हैं, ये तमिलनाडु के ट्राइब्स हैं। तो मैच ऑफ द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ सकता है। हाथी ट्राइब हिमाचल प्रदेश, बिंजिया ट्राइब उड़ीसा, नरी कोराबन और कुरु विकारन तमिलनाडु के ट्राइब्स हैं। नेक्स्ट 24 न्यूज है वाराणसी की। वाराणसी सी को अभी वाराणसी सिटी को संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कल्चरल और टूरिज्म कैपिटल बनाया गया है। पहली कल्चरल और टूरिज्म कैपिटल बनाया गया है 2022-23 के लिए। और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी है इन द वर्ल्ड। 11 सेंचुरी बीसी तक इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है। इस कल्चरल कैपिटल बनाने के पीछे उद्देश्य है ताकि टूरिज्म बढ़े, कल्चर और ह्यूमैनिटेरियन एक्सरसाइज बढ़े और साथ ही एक्सचेंज बढ़े, वेरियस इवेंट्स होंगे इसी में। ये गंगा नदी के लेफ्ट बैंक पर अवस्थित है वाराणसी सिटी। और ये सारनाथ का जो वाराणसी शहर के पास ही सारनाथ है, जहाँ पर बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था 528 बीसी में। साथ ही इसी के घाटों पर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी थी। नेक्स्ट न्यूज है केरला पंचवाद्यम से संबंधित। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा अभी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया गया कर्तव्य पथ पर। वहीं पर कुछ प्रोग्राम हुए थे, उनमें केरला पंचवाद्यम जो पंचवाद्य हैं केरला के, उस पर्टिकुलर इवेंट में इनको सम्मिलित किया गया था। केरला पंचवाद्यम बोला जाता है 5 इंस्ट्रूमेंट्स को, जो कि केरला के टेम्पल आर्ट के फॉर्म है। इनमें से एक है तिमिला, इसको तिमिला बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है पानी। ये आवर ग्लास शेप, जो कि आवर ग्लास होता है इस तरह का, आवर ग्लास शेप्ड में होते हैं ये। और ये पॉलिश जैकवुड के बने होते हैं। काफ स्किन, जिसमें छोटे जानवर की चमड़ी जो होती है वो इस पे लगाई जाती है। दूसरा है मदल्लम। मदल्लम ये होता है जो कि जैकफ्रूट ट्री की उससे लकड़ी से बनता है, ड्रम शेप का होता है। तीसरा है इलाथलम। इलाथलम मेटेलिक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि मेनली ब्रोंज का बना होता है, कांसे का। और फोर्थ होता है इडक्का। इडक्का भी आवर ग्लास शेप का ड्रम होता है। और पांचवा जो वाद्य यंत्र होता है वो होता है कोम्बू, जो कि लॉन्ग हॉर्न टाइप होता है। और ये केरला तमिलनाडु में, मेनली केरला में यूज किया जाता है। इन पांचों को मिला के बोला जाता है पंचवाद्यम। एक और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है मोईबंग। मोईबंग विंड इंस्ट्रूमेंट है जो कि कॉन्च सेल शंख का बना होता है। और इसमें ये एक साथ 2 शंख बजाए जाते हैं। ये मणिपुर का इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है मोईबंग। नेक्स्ट न्यूज है दुर्गा पूजा से रिलेटेड। दुर्गा पूजा पहला इंडियन फेस्टिवल है जिसको यूनेस्को की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में स्थान दिया गया 2021 में। यूनेस्को की जो 2003 का कन्वेंशन है सेफ गार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज, इसकी जो इंटर गवर्नमेंटल कमेटी है, इसमें भारत अभी 2022 से 2026 तक इंटर गवर्नमेंटल कमेटी में है। और दुर्गा पूजा के बाद अभी भारत की तरफ से गरबा का नेक्स्ट कंसिडरेशन के लिए भेजा गया है गरबा को। इसके लिए जो नोडल एजेंसी है यूनेस्को के लिए वो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नोडल एजेंसी कौन सी है यूनेस्को की, वो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। लेकिन जो डोजियर तैयार करती है यूनेस्को लिस्ट में इंस्क्रिप्शन के लिए, वो करती है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो ये जो गरबा का डोजियर तैयार किया गया है, ये तैयार किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मोबिलाइज करती है इंटरनेशनल सपोर्ट, ताकि वोटिंग हो तो एक्सटर्नल सपोर्ट, अन्य देशों को हमें सपोर्ट मिले उस पर्टिकुलर टॉपिक पे। गरबा डांस फॉर्म है गुजरात की मेनली। और ये नवरात्रि के उपलक्ष्य में 9 दिनों तक, नवरात्रि तक की जाती है। ये परफॉर्म की जाती है एक सेंट्रली, बीच में एक लैंप रखा जाता है या पिक्चर रखी जाती है देवी की, उसके चारों तरफ इसको परफॉर्म किया जाता है। ये संस्कृत जो शब्द है गर्भ, उससे निकला है गरबा। और गर्भ का मतलब होता है लाइफ। फिलोसॉफिकल फॉर्म में इसको लाइफ से डिनोट किया जाता है। इसमें बीच में लैंप रखा जाता है, उसको गर्भदीप बोला जाता है। और ये गरबा जो डांस है, ये पर्टिकुलर डिनोट करता है कि चारों तरफ लाइफ और डेथ का जो एक सर्किल चलता रहता है। और जो कांस्टेंट है वो है जिसमें फेमिनिटी, फेमिनिन एस्पेक्ट को या देवी को इसमें कांस्टेंट रखा गया है, जो कि अनचेंजिंग है, लेकिन लाइफ ऑफ डेथ चेंज होती रहती हैं। ये इसका फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट था। नेक्स्ट जो न्यूज है वो है बाथुकम्मा फेस्टिवल से रिलेटेड। बाथुकम्मा फेस्टिवल अभी कॉन्टेक्स्ट ये था कि इसको अभी ऑर्गेनाइज किया गया था कर्तव्य पथ पर।
और बाथुकम्मा फेस्टिवल एनुअल सेलिब्रेशन है तेलंगाना का, हर साल किया जाता है। और ये सातवाहन डायनेस्टी का जो कैलेंडर है उसके अनुसार ये मनाया जाता है। 9 दिन तक ये मनाया जाता है। बाथुकम्मा का मतलब होता है द मदर गॉडेस कम्स टू लाइफ, कि देवी माँ जीवन शुरू करती हैं, कम्स टू लाइफ। और ये एक्जोटिक फ्लावर्स के साथ, ये आप देख सकते हैं, फूलों की जो डेकोरेशन की जाती है एक्जोटिक फ्लावर्स के साथ इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें महागौरी की पूजा की जाती है, जिनको लाइफ गिवर के रूप में पूजा जाता है कि ये जीवन देने वाली हैं, जीवन दात्री हैं। और इसमें मेनली यंग वुमेन्स ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं। बाथुकम्मा जो फेस्टिवल है वो 9 दिन तक चलता है, और ये फेस्टिवल एक तरीके से संबोधित करता है बिगिनिंग ऑफ शरद ऋतु की बिगिनिंग को, कि शरद ऋतु शुरू हो गई है। और इसी के 9 दिन के पूरे होने के बाद, बाथुकम्मा के 9 दिन के बाद शुरू होता है बोडेम्मा फेस्टिवल, जो कि 7 दिन तक चलता है। और ये डिनोट करता है एंडिंग ऑफ वर्षा ऋतु की समाप्ति को डिनोट करता है बोडेम्मा फेस्टिवल। बाथुकम्मा डिनोट करता है शरद ऋतु की बिगिनिंग को। नेक्स्ट न्यूज है यूनेस्को की मोंडिया कल्ट 2022 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस रिलेटेड, जो कि तीसरी ऐसी कॉन्फ्रेंस थी, मेक्सिको सिटी में आयोजित हुई थी, कल्चरल पॉलिसीज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को रिलेटेड। पहली ऐसी कॉन्फ्रेंस हुई थी 1982 में, मेक्सिको सिटी में ही हुई थी, मेक्सिको में। और सेकंड जो हुई थी 1998 में हुई थी, स्टॉकहोम स्वीडन में। तीसरी ये कॉन्फ्रेंस यूनेस्को मोंडिया कल्ट 2022 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, मोंडिया कल्ट 2022 कॉन्फ्रेंस, जो कि मेक्सिको सिटी, मेक्सिको में आयोजित हुई है। नेक्स्ट न्यूज है आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एट बांधवगढ़। कॉन्टेक्स्ट है अभी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा एक्सप्लोरेशन किया गया बांधवगढ़ फॉरेस्ट रिजर्व में। और यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को 26 एंशियंट टेम्पल्स मिले हैं, रिलिक्स मिले हैं कलचुरी पीरियड के, कलचुरी साम्राज्य था 9 से 11 सेंचुरी तक। साथ ही यहाँ पर 26 केव्स मिली हैं, जो कि 2nd से 5th सेंचुरी बीसी की, और मोस्टली बुद्धिस्ट केव्स हैं, ये आप देख सकते हैं, केव्स मिली हैं। 2 मोनेस्ट्रीज मिली हैं, 2 स्तूप मिले हैं, 24 ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस मिले हैं 2nd सेंचुरी से 5th सेंचुरी बीसी के, 5th सेंचुरी सॉरी 2nd सेंचुरी से 5th सेंचुरी एडी के। और 19 वाटर स्ट्रक्चर्स मिले हैं, जो कि 2nd से 15th सेंचुरी एडी तक के हैं, ये आप देख सकते हैं। एक बराह अवतार की मूर्ति मिली है, और बोला जाता है कि जो बराह अवतार की मूर्ति मिली है, ये सबसे बड़ी मूर्ति है अब तक की, लार्जेस्ट, जो कि एएसआई ने एक्सप्लोर की है। बांधवगढ़ की अगर हम बात करें, तो बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में अवस्थित है, उमरिया डिस्ट्रिक्ट में। ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क आप देख सकते हैं, बांधवगढ़ की लोकेशन है, ईस्ट में है मध्य प्रदेश के। इसको नेशनल पार्क का नेशनल पार्क बनाया गया था 1968 में, और टाइगर रिजर्व 1993 में। यहीं पर बांधवगढ़ फोर्ट है, जो कि गोंड डायनेस्टी के किंग के द्वारा बनवाया गया था। अगर आप लोकेशन देखें मध्य प्रदेश की, तो ये पन्ना नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क और कान्हा नेशनल पार्क। इसकी नॉर्थ टू साउथ लोकेशन पूछी जा सकती है। पन्ना ऊपर है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, उसके बाद है कान्हा नेशनल पार्क। यहीं पर है पेंच नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क से आगे चलते पेंच नेशनल पार्क है। और अभी जिन नामीबिया से चीतों को लाया गया, उनको रखा गया कूनो पालपुर सेंचुरी में, ये कूनो पालपुर है। कूनो पालपुर के नीचे है माधव नेशनल पार्क। साथ ही बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये आर्कियोलॉजिकल रिसर्च के लिए स्थापित किया गया था, कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन किया जा सके कल्चरल जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है उनका, उसके लिए इसकी स्थापना हुई थी। 1861 में इसकी स्थापना हुई थी अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, जो कि इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल भी थे। और इसका जो लॉ पास किया गया था वो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पास किया गया था 1902 में। बीच में कुछ समय के लिए डायरेक्टर जनरल की पोस्ट खत्म कर दी गई थी, बाद में लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये रिवाइव की गई, और 1902 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा जॉन मार्शल को, जो कि केवल उस समय 26 साल के थे, उनको डायरेक्टर जनरल बनाया गया, जॉन मार्शल को। और जॉन मार्शल के कार्यकाल में ही इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी हुई थी 1921 में राखाल दास बनर्जी के द्वारा। अगर आप ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की सील देखें, तो ये सांची स्तूप, उस पे लिखा गया है प्रतन कृत्रिम पावरनु। प्रतन कृत्रिम का मतलब होता है छिपी हुई कीर्ति को, और अपर्वणु पावरणु का मतलब होता है खोलो, उद्घाटित करो। इसका मीनिंग जो है वो है अनकवर द हिडन हेरिटेज, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम भी है। इस तरह से हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। सितंबर महीने का आर्ट एंड कल्चर का जो भी करंट अफेयर्स के रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन थी, हमने सारी डिस्कस कर ली है। अपकमिंग जो वीडियो जो में हम बात करेंगे पॉलिटी एंड गवर्नेंस पे, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफी, डिफेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और फाइनली साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि अपकमिंग वीडियो है जल्दी ही आपको उपलब्ध होंगी। अनलॉक जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।